So let's start with the class. So before we actually proceed to the next part, एक जो अपने जो चीज़ें देखी है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ. दिस इज़ द फोर्थ पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास. ठीक है ना. तो मैं थोड़ा सा एक रिवीजन देना चाहता हूँ बेसिकली. सो इसेंशियली अभी तक अपन ने देखा कि वी स्टार्टेड विद बेसिकली बोर थ्योरी, जहाँ से अपनी क्वांटम थ्योरी की शुरुआत होती है. ओके. बोर ने रेडियस दिया, वेलोसिटी दी इलेक्ट्रॉन्स की. उसने बोला कि रेडियस ये रहेगी, वेलोसिटी ये रहेगी, एनर्जी ये रहेगी इलेक्ट्रॉन की. तो उसने क्वांटाइजेशन वाला प्रिंसिपल लाया था बेसिकली. उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट. डी ब्रॉगली आया, क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल और डेवलप हुआ उसमें. ओके. उसने बोला कि मैटर ऑल्सो हैज़ वेव, और यहाँ से ड्यूअलिटी. ओके. मतलब मैटर हैज़ वेव एज वेल एज मैटर लाइक बिहेवियर. तो ये जो ड्यूअल नेचर था ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर, ये डेवलप हुआ फ्रॉम डी ब्रॉगली से. बराबर है. अब उसके बाद जो था, इट बिकेम अ ट्रिकी बिजनेस, क्योंकि वी वांटेड टू बिलीव इन बोर बिकॉज उसकी थियरी वाज आंसरिंग लॉट ऑफ द क्वेश्चंस जो उसके पहले अनआंसर्ड थे. बट एट द सेम टाइम ये भी सामने आ रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर एक्चुअली ऑल्सो बिहेविंग एज अ वेव, और इसने डी ब्रॉगली ने ये प्रूव कर दिया था, इजंट इट. लेकिन सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक जो आया इसके बाद, बोर थियरी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आया, दैट वाज बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. उसने ये बोला कि किसी भी सबएटॉमिक पार्टिकल्स का ना तो तुम लोकेशन बता सकते हो, ना तो उसकी वेलोसिटी तुम बता सकते हो. बराबर है. यहाँ तक समझ में आया ना? ये सब क्लियर है? Heisenberg uncertainty principle. Okay. So Heisenberg uncertainty principle was kind of detrimental at this point, कि जो हम लोग बिलीव कर रहे थे बोर में, वो बिलीव शैटर्ड हो गया था बेसिकली. वी कुडंट बिलीव कि देयर इज ए इलेक्ट्रॉन एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. जो रेडियस था, जो एनर्जी थी, ये वी कुड नॉट एक्चुअली बिलीव इन दैट. सो द प्रॉब्लम वाज दैट बोर जो था, ही वाज ट्रीटिंग इलेक्ट्रॉन्स एज अ पार्टिकल. ओके. दैट वाज द इशू. And that's why he got the results what he got, and उससे काफ़ी सारे satisfactory answers अपने को मिले. But there were also certain things that could not be explained based upon Bohr theory. Okay. So we needed to include the wave nature of the electron into the equation, और ये हुआ from Schrodinger's equation. Schrodinger ने wave को as a electron treat किया, ठीक है ना. Bohr ने इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ट्रीट किया, और श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव ट्रीट किया, और उसका वेव इक्वेशन उनको दिया, जिससे अपन एक जो श्रोडिंगर इक्वेशन जो अपने को मिलता है, ओके, जो क्रेजी वाला था जिसमें साई फंक्शन लेते थे अपन. सो दैट फंक्शन एक्चुअली केम इनटू प्ले. ओके. एंड द इक्वेशन वाज डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई जेड स्क्वायर. सो इस एक्स वाई जेड एक्सिस पे उसने बताया कि देयर इज अ इलेक्ट्रॉन एट सर्टन पोजिशन, बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकॉज दीज आर वेव्स. ओके. सो क्योंकि इट्स नॉट अ पार्टिकल, इट्स अ वेव. वेव नेचर जो है अपन ने दूसरे एक अंदाज से देखा था कि वी टॉक्ड अबाउट बेसिकली टॉक्ड अबाउट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. रिमेंबर दैट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ओके. तुम अगर डिटेक्टर लगाते हो तो इट बिहेव्स एज अ वेव, और डिटेक्टर अगर नहीं लगा, सॉरी, डिटेक्टर लगाते हो इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, डिटेक्टर नहीं लगाते तो इट बिहेव्स एज अ वेव. सो ऑब्जर्वर इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है. मतलब एज सुन एज यू सी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, इट एक्चुअली शोज यू कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है. ओके. इट बिहेव्स नाइसली. और जैसे ही तुम कैमरा ऑफ कर देते हो, इट बिहेव्स मैजिकली, जस्ट इनसेंसिबल बिहेवियर हो जाता है इसका. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सो फॉर एग्जाम्पल, हमको मालूम है जब अपन इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे भेजते हैं तो वी गेट अ सिंगल डॉट. ओके. and then second electron भेजते तो we get another dot and third dot and is just going all over the place. लेकिन इन डॉट में से जैसे जैसे अपन काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स भेजते हैं, वैसे वैसे एक पैटर्न इमर्ज होता है फ्रॉम दैट, और उस पैटर्न को अपन बोलते हैं वेव बिहेवियर. ओके. डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है अपने को बेसिकली, समथिंग लाइक दिस. ओके. डार्क एंड लाइट बैंड्स. तो ये एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल था, एंड इवन नाउ देयर इज नो पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन, बट वी बिलीव दैट electron is basically behaving as a wave, and that explanation is satisfactory. It actually satisfies with the equations. ठीक है ना. जो mathematics है, wave equations जो था, जो श्रोडिंगर ने दिया था, that actually explains this, but we cannot explain it how it actually happens. Okay. Why electron at some point will behave as a wave, and why electron at some point will behave as a particle.
we can't actually explain that. It is a behavior that is there, we can't actually explain that. एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मैं तुमको बताना चाहता हूँ. लेट मी जस्ट थिंक अबाउट द नेम ऑफ इट. दिस इज़ समथिंग दैट इज़ न्यू टू यू. आप लोगों ने, ये सिलेबस में नहीं है ऑब्वियसली, वी जस्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम इंटरेस्टिंग स्टैंड पॉइंट. तो तुमको ये बोलता है, और इसको आइंस्टाइन ने बोला है. क्या बोला है आइंस्टाइन ने? मैं लिख के देता हूँ. इट इज़ कॉल्ड एज स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस. आइंस्टाइन ने बोला है इसको स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस. इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड. ओके, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस. तो जो पार्टिकल्स होते हैं, ओके, जो पार्टिकल्स अपन क्वांटम ने जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इलेक्ट्रॉन्स, देर आर ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एक दूसरे के साथ कपल्ड होते हैं. जैसे कपल होते हैं ना, उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स कपल्ड होते हैं. इस कपलिंग को हम बोलते हैं एंटेंगलमेंट. क्या बोलते हैं अपन इसको? अनटेंगलमेंट और एंटेंगलमेंट, सॉरी. तो इसका मतलब क्या है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन रहेगा अप, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका स्पिन रहेगा डाउन. तो ये जो 2 पार्टिकल्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इनको मैं बोल रहा हूँ एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. इसी तरह से प्रोटॉन्स भी एंटेंगल्ड होते हैं. ओके, और जो बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, दे आर ऑल्सो एंटेंगल्ड. तो ये देखा गया कि इफ़ यू फ्लिप अ स्पिन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो लेट्स कॉल दिस एज 1 एंड लेट्स कॉल दिस एज 2. ठीक है ना. तो मैं क्या करता हूँ, जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको मैं फ्लिप करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड है उसका स्पिन जो है वो भी फ्लिप हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ओके, विदाउट डूइंग एनीथिंग. एंड दिस हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड. और ये डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी होता है. सो इफ आई टेक दिस पार्टिकल, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, समझ लो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज अदर इलेक्ट्रॉन. और अगर मैं इनको सेपरेट करता हूँ, ओके, सो दीज आर एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स, कपल्ड है ये, बराबर है. और इनको अगर मैं सेपरेट करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को अर्थ के किसी पोल पे लेके जाता हूँ, किसी कोने में, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे पोल पे लेके जाता हूँ. ऑलराइट. और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर उल्टा करता हूँ, तो एग्जैक्टली इमीडिएटली सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है उसका भी स्पिन एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है. ओके, इन्वर्स हो जाता है उसका स्पिन. एंड दिस इज स्टिल अ मिस्ट्री. वी डोंट नो हाउ इट एक्चुअली हैपन्स. इसके पीछे काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, बट नन ऑफ देम एक्चुअली एक्सप्लेन्स. ओके, दिस आर ऑल थियरीज कि इस तरह से होता होगा, उस तरह से. दिस आर प्रोबेबिलिस्टिकली थियरी. देयर आर सम इंटरेस्टिंग थियरीज, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग थियरीज प्रपोज की गई है. ये भी बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन नोज व्हाट देयर स्पिन्स आर बेसिकली. लेकिन जो सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो दिया है, विच इज़ ऑल्सो इनकम्प्लीट, लेकिन जो सबसे कॉमन ये दिया है कि बोथ दिस पार्टिकल, ओके, आर इन अ सुपर इम्पोज्ड पोजिशन. क्या बोलते हैं अपन इसको? सुपर इम्पोज्ड पोजिशन. ठीक है ना. ये ऑब्वियसली देखना, ओके, ये दिमाग चकरा देने वाली बात है. ओके, आई एम जस्ट वार्निंग यू कि इससे बहुत सारे आंसर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यू विल सी हाउ वियर्ड दिस थिंग इज़, कि ये क्वांटम थियरी जो है ये कितनी अजीब है. और मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बताया कि ये एक एक्सपेरिमेंट तुमको बाद में बताऊंगा. सो दिस इज़ द पॉइंट, क्योंकि ये इस क्लास में जो है अपन ये स्पिन के बारे में बात करने वाले. इट मेक सेंस कि तुमको थोड़ा सा बता दूँ व्हाट इट इज़. ओके, सो व्हाट इज़ सुपर इम्पोजिशन इज़, जो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन. ठीक है ना. तो अगर जैसे मैं ये इलेक्ट्रॉन लूँ, तो इसको बोल रहा हूँ मैं कि ये जो है, जैसे इसका स्पिन मैं मेजर कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, एंड व्हाट आई फाइंड कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका स्पिन कैसा है? डाउन है. ओके, इसको अपन एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं या क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, व्हाटएवर, राइट. तो डाउन अगर स्पिन है इसका, तो ये कब मेरे को मालूम गिर रहा है? जब मैं मेजर कर रहा हूँ, इजंट इट? जब मैं मेजर करूँगा उसी समय ये मालूम गिरेगा मेरे को. लेकिन व्हाट अबाउट बिफोर आई मेजर इट? व्हाट हैपन्स बिफोर दैट? ओके, सो ये बोला गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका जो स्पिन रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी नॉट अप नॉट डाउन बट हॉरिजॉन्टल. ओके, इस पोजीशन में इट इज हैविंग बोथ द स्पिन, अप स्पिन एज वेल एज डाउन स्पिन. तो इस पोजीशन को मैं बोलता हूँ सुपर इम्पोज्ड पोजीशन. मतलब ये दोनों के बीच का पोजीशन है. ओके, अप स्पिन के और डाउन स्पिन के बीच का पोजीशन. अब दिस इज गोइंग टू बी रिमेन्ड एज इट इज, ऐसा ही रहेगा.
ओके लेकिन जैसे ही मैं इसका स्पिन मेजर करता हूँ तो ये सुपर इम्पोजिशन जो है ये ख़त्म हो जाता है एंड एग्जिस्ट इन अ डाउन स्पिन. ठीक है, जैसे ही इसका मैंने स्पिन मेजर कर लिया, इट इज़ इन अ डाउन स्पिन, तो इसके साथ जो सुपर इम्पोज्ड पार्टिकल, सॉरी एंटेंगल्ड जो पार्टिकल है इसके साथ वाला, दिस इज गोइंग टू बी अप. ओके, ऑटोमेटिकली. एंड दिस वॉज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस. मतलब कि अगर मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन इंडिया में रिवर्स करता हूँ और दूसरा इलेक्ट्रॉन का यूएस में है, तो विदाउट अ टाइम डिले ये वहाँ पे अपना स्पिन चेंज करेगा, विदाउट अ टाइम डिले. ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट व्हाट दैट मीन्स. और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं किया है, पीपल हैव डन दिस इन अ स्पेसशिप. ओके, दे हैव टेकन वन क्वांटम पार्टिकल हियर, वन क्वांटम पार्टिकल इन अ स्पेस, और वहाँ पे इसका स्पिन मेजर किया, मतलब वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम हियर. ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्पिन मेजर किया तो ये आया डाउन स्पिन, तो उधर जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली अप स्पिन ही मिलेगा अपने को 100%. समझ में? अगर यहाँ का अप स्पिन है तो वहाँ का डाउन स्पिन मिलेगा. सो यू कैनॉट गो रॉन्ग विद दिस. जस्ट थिंक अबाउट इट कि एट अ इंस्टेंस, सेम इंस्टेंस, दोनों का स्पिन मेरे को मालूम गिर रहा है. मैं अगर इसका स्पिन मेजर करता हूँ तो एग्जैक्टली एट द सेम टाइम मेरे को वो स्पिन मालूम गिर रहा है जो स्पेस में है या कहीं और यूनिवर्स में. वो जो पार्टिकल है उसका स्पिन मेरे को मालूम गिर रहा है एग्जैक्टली एट द सेम टाइम. इजंट इट? मतलब द इंफॉर्मेशन इज ट्रैवलिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट. इट इनफैक्ट इट इज एट अ इंस्टेंस बेसिकली. एंड फिजिक्स की थियरी क्या बोलती है? द स्पीड ऑफ लाइट इज द लिमिट. इजंट इट? इससे फास्ट कोई भी चीज़ जा नहीं सकती, इनफैक्ट ओवरटेक नहीं कर सकती. दैट इज व्हाट वी नो. Isn't it? लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या हो रही है? एग्जैक्टली एट द सेम इंस्टेंस ट्रैवल कर रही है. Isn't it? How that happens, that is the thing. ओके, जस्ट इमेजिन करो कि इसका स्पिन मैंने यहाँ पे मेजर किया और दूसरा पार्टिकल स्पेस में है. ओके, तो यहाँ पे मैं इसको अगर मेजर कर से, देर इज अ 50-50 चांस कि दिस कैन बी आइदर अप स्पिन और डाउन स्पिन. ये अगर डाउन स्पिन आया तो वो वाला पार्टिकल अप स्पिन निकलेगा, ये अगर अप स्पिन आया तो वो वाला पार्टिकल डाउन स्पिन निकलेगा. And that is what is called as a spooky action at a distance. ये आइंस्टाइन ने बोला है. Isn't it? And we still don't have an answer for this. हमको अभी भी इसका आंसर नहीं मिला है. We don't know what the answer for this particular thing is. Okay? There are theories. There are permutation combinations बताए गए हैं इसको लेके. Okay? But obviously ये जो superimposition वाला जो principle है, that is real. Okay? This is not. It's kind of like, मान लो कि यू हैव अ कॉइन. ठीक है ना? यू हैव अ कॉइन, और जब तुम कॉइन फ्लिप करते हो तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कॉइन इन द एयर? इज इट हेड और इज इट टेल? जब एयर में है कॉइन तो उसका क्या है? हेड है कि टेल है? क्या बोलोगे तुम उसको? इज इट नाइदर और बोथ? इट इज बोथ. एग्जैक्टली राइट, इट इज बोथ. इट इज हेड एज वेल एज टेल. ये कब अपने को मालूम गिरता है? जब ये हेड है या टेल है? जब ये अपने हाथ पे लैंड करता है. ऑलराइट, एंड देन इट इज हेड और टेल. ओके, वी कैन नेवर कैच इट राइट इन बिटवीन. ठीक है ना? बिटवीन उसको कैच नहीं कर सकते व्हेन इट इज बोथ हेड एंड टेल. वी नो इट हैज टू बी हेड एंड टेल बोथ बिकॉज वी कैनॉट चेंज द आउटकम ऑफ इट. Okay, we cannot change the outcome. Once it lands on air, we know exactly what it is. Okay, so जो superimposition का principle है वो ये बोलता है कि when you don't know the position of the particle, it is occupying all the possible positions. समझ में आया ना? It is occupying all the possible positions. लेकिन जैसे ही तुम इसको देख लेते हो, इसका आउटकम देख लेते हो, जैसे अपन ने हेड और टेल के केस में अपन ने देख लिया. ओके, जब हेड पे लैंड किया हमने देख लिया इट इज हेड, तो इसका मतलब जो दोनों आउटकम थे इट इज कोलैप्स्ड इनटू वन सिंगल आउटकम. ठीक है, तो क्वांटम पार्टिकल्स भी ऐसा ही बिहेव करते हैं कि ऑल द पॉसिबल पोजीशंस आर ओवरटेकन बाय दीज पार्टिकल्स, लेकिन जैसे ही अपन इसको ऑब्जर्व करते हैं इट कोलैप्सेस इनटू अ सिंगल आउटकम. ऑलराइट, तो इसका मतलब यह है कि क्वांटम पार्टिकल्स डोंट वांट टू शो अस दे आर मैजिकल थिंग्स. ओके, दे आर बेसिकली प्लेइंग हाइड एंड सीक विद अस. क्या प्ले कर रहे हैं हमारे साथ? हाइड एंड सीक. ऑलराइट, व्हेन वी आर नॉट लुकिंग दे आर बिहेविंग मैजिकली. ओके, दे आर टेकिंग ऑल द पॉसिबल पोजिशंस, दे आर डूइंग ऑल द क्रेजी थिंग्स. लेकिन जैसे ही हम लोग देखते हैं एवरीथिंग कोलैप्सेस इनटू सिंगल
thing, and then we are just, okay, I don't know how that is done. Nobody actually knows how that is done, okay, or why it actually happens, but that is true. समझ में आया ना? This was so crazy, okay, कि and this actually comes from the Schrodinger equation itself. Schrodinger के ही equation से emerge होता है probably the new development Schrodinger का equation है, and then few people actually developed the quantum theory and उसमें से emerge हुआ, but even Einstein said this is a spooky action at a distance. लेकिन ये जो superimposition वाला जो principle था, that actually emerged from it, okay, emerged from it, and this is something that we use practically nowadays. इसी principle को लेके we have built quantum computers, okay. क्वांटम कंप्यूटर, अब तुमको रेगुलर कंप्यूटर्स मालूम हो गए. रेगुलर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? देयर आर जीरोज एंड वंस, बराबर है. रेगुलर कंप्यूटर्स इज बेसिकली अ बाइनरी कोड, इट इज 0 and 1, और तुमको ये फीड करना पड़ता है 0 and 1 इनटू द डेटा, ओके, एंड देन बेसिकली एल्गोरिथम प्रेस करो और यू नीड टू टेल द कंप्यूटर्स व्हाट टू डू एग्जैक्टली टू गेट व्हाट आउटकम. तुमको ये बताना पड़ता है कंप्यूटर को, ओके. देयर इज नो सच थिंग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट नाउ, ओके. वी कैन प्रोग्राम इट टू थिंक, बट यू नीड टू फीड ऑल द रिप्लाईज. पूरे उसको आंसर्स बताने पड़ेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आया तो ये बोलने का, ऐसा क्वेश्चन आया तो ये बोलने का, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके. बट देयर इज नो सच थिंग एज रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अंडरस्टूड है ना? थिंक अबाउट इट बिफोर यू आस्क द क्वेश्चन, ओके. जैसे देयर आर टू आउटकम्स. यू हैव अ क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन, ओके, और ये क्वेश्चन का आंसर या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है. इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? या तो 0 या 1, ओके. और ये हमने ऑलरेडी फिट करके रखा है, फीड करके रखा है उस कंप्यूटर में कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर 0 देने का या फिर 1 देने का. ये हमने ऑलरेडी फीड करके रखा है. बट विथ क्वांटम कंप्यूटर्स यू डोंट एक्चुअली नीड टू, ओके, बिकॉज नाउ यू हैव अ सुपर पोजिशन. सो यू कैन से इट इज 0 and 1 both, okay. And then the quantum computer will choose what that answer is. So it's actually choosing what the outcome is based upon whatever the information that we are providing it, okay. But we are not providing the data, we are not providing the actual answer, we're simply providing the answers, information, and based upon that information it will decide. So essentially it is in a superimposed state. So now you have 3 states, okay. क्वांटम कंप्यूटर्स में 3 स्टेट्स हो गए, 0 है, 1 है. एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव सुपर इम्पोज स्टेट 0 and 1 टुगेदर, ओके. एंड दैट्स वाई दे कैन डू मल्टीपल कैलकुलेशन एट द सेम टाइम, बिकॉज नाउ यू हैव वेरियस पाथ इट कैन टेक. और आई डोंट नो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ इट, बट इट्स अ इंटरेस्टिंग फील्ड that you can actually think about it in future if you want to do something crazy in physics, okay. This is literally crazy. Obviously there are very few people who work with these computers. Actually they are still developing it, but essentially it has started working और हम लोग इसको use कर रहे हैं अभी. So this particular thing इतना crazy था कि even Schrodinger, remember Schrodinger equation, okay. उसने बोला टू जस्ट टू मेक इट साउंड, रिमेंबर श्रोडिंगर एक्चुअली प्रपोज्ड अ श्रोडिंगर इक्वेशन, किसी और ने प्रपोज नहीं किया, ओके. ही सेड दिस इज क्रेजी, दिस कैन नॉट बी ट्रू. मैंने तुमको ये पहले भी बताया कि श्रोडिंगर हिमसेल्फ वाज डाउटफुल ऑफ द आउटकम. जो आउटकम आया था उस इक्वेशन का, ये इतना क्रेजी था कि ही हिमसेल्फ वाज वेरी डाउटफुल अबाउट इट. दिस कैन नॉट बी ट्रू, दैट्स व्हाट बिलीव. बट मैथमेटिक्स वर्कड, okay, and that's why he kept it, that's why he published it, that's why this equation got accepted. Not because देखो it wasn't sensible, समझ में आया ना? That's how the science work. It wasn't sensible कि you should get that kind of outcome. ये logical नहीं था. We couldn't actually imagine that. हम imagine ही नहीं कर सकते कि ये outcome आएगा, okay. We couldn't imagine it. But just because we fail to imagine it doesn't mean the reality is different, okay. Reality is Schrodinger equation works. It gives you answer that no other things can actually give you, and that's why the equation got accepted, okay. तो Schrodinger ने एक एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया. ये एक्सपेरिमेंट का पर्पस देख लो. क्या एक्सपेरिमेंट पर्पस क्या था एक्सपेरिमेंट का? उसने एक्सपेरिमेंट का पर्पस रखा ताकि ये समझ में आए लोगों की हाउ वियर्ड दिस इज, ओके. एंड इफ यू डोंट वांट टू बिलीव इट, इट इज फाइन. That was the whole idea behind this experiment.
he wanted to show you how weird this quantum world is, and it couldn't be true. ये उसका ओपिनियन था. द पर्सन हु एक्चुअली प्रपोज्ड श्रोडिंगर इक्वेशन इज सेइंग डोंट बिलीव इन इट, इट्स दैट क्रेजी. ओके, एक्सपेरिमेंट का नाम है श्रोडिंगर्स कैट. किसी ने सुना है क्या? सो नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज श्रोडिंगर्स कैट. तो एक्सपेरिमेंट देख लो क्या था. एंड इट्स अ थॉट एक्सपेरिमेंट. क्या था ये? थॉट एक्सपेरिमेंट. इसका मतलब क्या है? ये रियल एक्सपेरिमेंट नहीं है, इट्स सिंपली अ थॉट एक्सपेरिमेंट. मतलब कि विचारों का एक्सपेरिमेंट है बेसिकली. ओके, रियली में उसने ना तो कैट लिया और ना उसके साथ ये रहम क्या बोलते हैं उसको, जुल्म किया उस कैट के साथ. उसने ऐसा कुछ नहीं किया है. उसने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया. जस्ट सोचो इसके बारे में, ठीक है ना. सो लेट्स से और मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है. सो यू नो पिकासो जैसी लगेगी तुमको. आई नो पिकासो वाज अ गुड पेंटर जस्ट लाइक मी. सो या, so that's going to be my cat. Okay, हंसने का नहीं obviously. Okay, so let's say this is a cat. ठीक है ना. It looks like a chicken actually. That's fine I guess, isn't it? A cat की tail है basically. This is the, it looks like a little dinosaur or whatever. So yeah, that's a cat. Okay, so I just write it cat. ठीक है ना. Now what he did is he took a box. एक बॉक्स लिया और बॉक्स में एक कैट रखा. ठीक है. एट द सेम टाइम उसने एक यहाँ पे एक बेसिकली एक वायल रखा. ओके, सो जस्ट लाइक अ वायल, ग्लास वायल. ओके, एंड दिस एक्चुअली हैड अ पॉइजन इन इट. पॉइजन. तो यहाँ पे उसने एक्चुअली प्रपोज किया था कि सम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हाईली पॉइजनस. ठीक है ना, हाईली पॉइजनस सब्सटेंस. And essentially, okay, or you can say different things. It's just like a poison. There is a poison in here, and there is some sort of radioactive substance यहाँ पे. Okay, so radioactive substance कर देते हैं यहाँ पे R, and this is emitting some sort of radiation. ठीक है ना. और ये रेडिएशन हो सकता है कि इट ट्रिगर्स अ लिटिल हैमर. यहाँ पे एक तरह का हैमर यू कैन इमेजिन, एंड इट इज़ टाइड अप बेसिकली, एंड इट ट्रिगर्स दैट हैमर एट सर्टन पॉइंट, एंड दिस एक्चुअली गोज एंड हिट ऑन द वायल. और ये जो पॉइजन है ये स्पिल हो जाता है. इट्स अ पॉइजनस गैस यू कैन थिंक, और ये पूरे चेम्बर को भर देगा और ये जो कैट है ये मर जाएगी. क्लियर है? एक्सपेरिमेंट समझ में आया क्या? There is a radioactive substance, okay, and it will at some point, we don't know when, at some point it will trigger this hammer to fall on the vial, और ये वायल गिर जाएगा, फूट जाएगा. इसमें से जो गैस है वो रिलीज होगी और ये कैट मर जाएगी. अंडरस्टूड है क्या? Now what he proposed is, without opening this box, without opening the box or without looking into the box, what is the state of the cat? Is it dead or alive? What is the state of the cat? Is it dead or alive without opening the box? ठीक है ना. Now obviously it's a thought experiment, and उसने बोला कि if you don't open the box, the cat is both dead as well as alive. ठीक है ना. So if you think about it, this is ridiculous. Cat cannot be dead or alive at the same time. Okay. उसने क्या बोला था कि दिस इज नॉट ट्रू. ओके, कैट इज डेड एंड अलाइव एट द सेम टाइम. ओके, सो दिस इज द आउटकम यू गेट इफ यू अप्लाई अ क्वांटम थियरी टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम. समझ में आया क्या? अगर तुम क्वांटम सिस्टम यहाँ पे लगा देते हो, अप्लाई करते हो, तो व्हाट यू गेट, द आउटकम क्या रहेगा? द कैट इज डेड और एंड अलाइव एट द सेम टाइम. ओके, अब हमको पता चलेगा इज इट डेड और अलाइव कब पता चलेगा? जब मैं इसमें देखूंगा. ओके, अंटिल दैट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू क्वांटम इक्वेशंस, द कैट इज एक्चुअली डेड एंड अलाइव एट द सेम टाइम. विल यू हैव एक्सेप्टेड दैट इक्वेशन? बताओ मेरे को, क्या तुमने ये सिस्टम, ये जो थियरी है, क्वांटम थियरी है, जो इक्वेशन है, क्या ये तुमने एक्सेप्ट किया? मैंने तो नहीं किया होता ऑब्वियसली. आई वुडंट हैव एक्सेप्टेड इट. ओके, but that is the reason why I am not into quantum physics. Okay, nobody would have accepted it. Only the people working in the field saw the mathematics and they said, okay, the
it doesn't make sense, obviously. It doesn't make sense logically, but it makes sense if you see the mathematics. समझ में आ गया? That's how the quantum theory got accepted, not because it actually made sense, because of the fact that mathematics worked. Okay? And that's why we accept quantum theory. That's why quantum theory provides the answer. And then we came to the conclusion that then people actually started to think about it. Okay? I don't think anybody actually did the experiment because, you know, as soon as you open the box, the cat is either dead or alive. दो में से एक ही पोजीशन मिलता है अपने को. लेकिन when you don't open the box, then हमको क्या मिल रहा है? सुपरपोजिशन. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ सुपरपोजिशन. का मतलब समझ में आ गया? होपफुली दिस एक्सपेरिमेंट एक्चुअली एक्सप्लेन्स नॉट मच, बट एटलीस्ट सुपरपोजिशन का मतलब तो तुमको समझ में आ गया. सुपरपोजिशन मतलब दोनों स्टेट के बीच का. ओके तो क्वांटम पार्टिकल्स में अज्यूम डिफरेंट पोजिशंस. ओके वॉट एवर अबाउट दैट इज. ओके डिफरेंट पोजिशंस वो ऑक्यूपाई कर सकता है एट द सेम टाइम, बट एज सुन एज यू लुक एट इट, ये सारे पोजीशंस जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं इनटू अ सिंगल पॉइंट. जैसे ही मैंने ये बॉक्स ओपन किया तो मेरे को पता चलेगा या तो कैट डेड है या तो अलाइव है, ये मेरे को पता चल जाएगा. ओके तो जो सुपर पोजीशन था वो रिवील हो गया. ओके वो कोलैप्स हो गया इनटू आइदर डेड और अलाइव. इट्स नॉट अ सुपर पोजिशन एनी मोर. सुपर पोजिशन कब मिलेगा अपने को? व्हेन वी आर नॉट लुकिंग. क्लियर है क्या? Alright, so we used Schrodinger equation, isn't it? Schrodinger equation हमने solve किया basically. We didn't actually solve it, we just saw the solutions of it. और हमने बोला कि okay, Schrodinger equations में से अपने को answers मिलते हैं, solutions मिलते हैं, and these solutions agree with Bohr. ठीक है ना? बोर की जो थियरी थी, बोर इक्वेशन जो थे उसके साथ ये अग्री करते हैं बेसिकली. ओके श्रोडिंगर इक्वेशन ना हमने ये भी देखा लास्ट इसमें कि यू गेट 3 क्वांटम नंबर्स फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन और 4th क्वांटम नंबर बाद में प्रपोज किया गया था, इजंट इट? सो वी गेट 3 क्वांटम नंबर्स फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन. ओके ये 3 क्वांटम नंबर देखेंगे, साथ में चौथा भी क्वांटम नंबर आज अपन डिटेल में देखेंगे. ओके तो डू यू रिमेंबर दोज क्वांटम नंबर्स? पहला क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड था अजीमुथल, थर्ड था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और 4th था स्पिन क्वांटम नंबर. ओके तो ये 4 क्वांटम नंबर है. क्या बताते हैं? ये एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके दे गिव अस द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है, उसका पोजीशन क्या है ये हमको बताता है, उसका एनर्जी स्टेट क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती है, विच इज़ सिमिलर टू बोर इक्वेशन. बट यहाँ पे अपन ज़्यादा डीप में जाते हैं, बेसिकली ज़्यादा लेवल्स पे अपन डिस्कस करते हैं इसको. हमने ये भी देखा कि जो ऑर्बिट वाला जो कॉन्सेप्ट था जो बोर ने प्रपोज किया था, बोर ने बोला था ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, बराबर है ना? जो ऑर्बिट वाला जो प्रिंसिपल था वो डिस्कार्ड करना पड़ेगा अपने को. और अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल की. ओके ऑर्बिट कैसा था? 2 डायमेंशनल. ऑर्बिटल कैसा है? 3 डायमेंशनल. ओके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, इजंट इट? घूम रहा है. लेकिन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ना घूम रहा है ना कुछ कर रहा है, इट इज जस्ट देयर इन द फॉर्म ऑफ वेव. ओके समझ में आया ना? ऑर्बिटल में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं तो भी है, ऑलराइट, इन द फॉर्म ऑफ वेव. हम ऑर्बिटल में एग्जैक्ट पोजीशन ऑर्बिट में एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं इलेक्ट्रॉन की. यस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं यूजिंग बोर इक्वेशन. लेकिन ऑर्बिटल में हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताते. ऑर्बिटल बेसिकली होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. समझ में क्या है? ऑर्बिटल क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. एक रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, उस रीजन को हम बोल रहे हैं ऑर्बिटल. ओके सो इट्स नॉट दैट यू कैन जैसे अकॉर्डिंग टू बोर इफ दिस इज द न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन कैन बी एट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस. ओके दैट्स व्हाट बोर सेड. लेकिन श्रोडिंगर थियरी अगर जब इसको लगाते हैं क्वांटम थियरी तो हम ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा. इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल सकता है कहीं भी तो भी. ओके सो इट्स गोइंग टू बी इन सम रीजन इन हियर, ऐसा हो सकता है. इट कैन ऑल्सो बी हियर, इट कैन नॉट बी इंटरमीडिएट.
it can be here. So it's basically same thing, it's a region. Okay, it can also be at this particular position, something like this. ऐसा भी हो सकता है. Okay, इतने ही पोजीशन में इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल सकता है. ओके, जैसा इधर मिल रहा है वैसा नीचे भी मिलेगा मेरे को, इस तरह का. या फिर ऐसा भी हो सकता है. तो ये जो लाइंस तुमको दिख रही है, दीज आर रीजन्स. ओके, दीज आर नॉट लाइन, ये पोजीशन नहीं है, दीज आर रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. ओके, तो ऑर्बिटल हम वो रीजन लेते हैं जहाँ पे 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन. समझ में आया क्या? इस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिटल. ऑर्बिटल क्या हो गया? इट्स अ रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है. इलेक्ट्रॉन उससे बाहर भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वहीं पे है. We're going to talk about quantum numbers. Remember, these quantum numbers emerge from the solutions of the Schrödinger equation. Alright, कैसे आते हैं? ये हमारे सिलेबस के बहुत बाहर है, मतलब ऐसा भी नहीं थोड़ा सा बाहर, ये बहुत बाहर है हमारे सिलेबस के. सो वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट दैट कैसे आते हैं, बट जस्ट एक्सेप्टेड कि दीज आर द सॉल्यूशंस. दीज आर 3 क्वांटम नंबर्स, ध्यान में रखना. बाद में 4th ऐड किया गया है. सो टोटल 4 मिलते हैं अपने को. सो 4 क्वांटम नंबर्स है अपने पास. ये क्या कर रहे हैं? क्वांटम नंबर्स क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली. इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी हमको इन क्वांटम नंबर से मिलती है. स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो उसके बारे में अपने को आइडिया मिलती है. एग्जैक्ट पोजीशन हम बता ही नहीं सकते, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट पोजीशन अपने को मिल जाती है, विच इज़ गुड इनफ. द अलाउड एनर्जीज जो होती है ऑर्बिटल की, ओके, वो n के ऊपर डिपेंड करती है, विच इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अलाउड एनर्जीज जो बोर ने एक्सेप्ट किया था, रिमेंबर, KLMN ऑर्बिट्स जिसको बोलते थे अपन. नाउ वी आर नॉट गोइंग टू से ऑर्बिट्स, वी आर गोइंग टू से ऑर्बिटल. ठीक है ना? सो रादर देन सेइंग 2 डायमेंशनल ऑर्बिट, अ थिन बेसिकली सर्कुलर थिंग, राइट, उसकी जगह अपन बोलेंगे इट्स अ स्फेरिकल थिंग, इट्स अ स्फेरिकल रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है. सो दीज आर द अलाउड एनर्जीज. ओके, और ये हमको मिलता है फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, और बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब क्या हो रहा है अपने को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन कर रहा है कि कौन सी एनर्जीज जो है वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है. ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी लेवल पे हो सकता है, एनर्जी लेवल पे, लेकिन कौन सी अलाउड है ये हमको ये बता रहा है. दिस इज़ वेरी सिमिलर टू बोर, लेकिन सिर्फ बोलने का तरीका अलग है. वहाँ पे अपन ऑर्बिट की बात करते हैं, यहाँ पे ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं. एडिशनल जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी दैट विल बी डिस्क्राइब बाय अदर 3 क्वांटम नंबर. जो बाकी के 3 जो है क्वांटम नंबर, ये अपने को बाकी की प्रॉपर्टीज़ बताएंगे. ओके, इसेंशियली ये क्या बता रहा है अपने को? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता रहा है. इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन का पूरा बायो डेटा बता रहा है अपने को, सिर्फ एड्रेस ही नहीं, उसकी एनर्जी बता रहा है, उसका पोजीशन बता रहा है, वो कौन से स्टेट में है वो बता रहा है अपने को, उसके लिए कौन सी अदर पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है, वो आगे जाके क्या कर सकता है. ये सारी चीज़ें अपने को इन क्वांटम नंबर से पता चल रही है. समझ में आ रहा है? पूरा बायोडेटा ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन को लेके. सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस, इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दो, बहुत ज़्यादा फोकस करो ऑन दिस थिंग्स. एंड द रीज़न फॉर दैट, क्योंकि इन्हीं क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाने वाले हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है. और हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हमको केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ती है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की. तो इसके लिए हमको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से मालूम होना चाहिए. हमको ये समझना चाहिए कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों बन रहा है, और वो कहाँ से पता चलेगा अपने को? इन क्वांटम नंबर से. क्लियर है हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़? ये समझ में आया क्या कि ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्यों है? क्योंकि पूरा केमिस्ट्री इन क्वांटम नंबर्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. पहला क्वांटम नंबर, ओके, ये क्या इंडिकेट करता है? शेल. ओके, क्या इंडिकेट कर रहा है? शेल. टू गिव यू एन एनालॉजी, ठीक है ना, जैसे मैंने तुमको बताया कि जो मैं कम्युनिटी में रहता हूँ, ओके, जो मैं कम्युनिटी में रह रहा हूँ, दैट कम्युनिटी इज़ द शेल. ओके, सो आई लिव इन दैट शेल बेसिकली. उसी तरह से अलग अलग शेल्स है बेसिकली. सो दैट इज़ द शेल. अंडरस्टूड? दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. या फिर अगर तुम अलग तरह से सोचना चाहो तो मान लो कि जैसे ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स
इज द शेल, ठीक है ना। फ्लोर्स सब शेल रहेंगे, और जो अपार्टमेंट्स है, ओके, फ्लोर पे आ गए, अभी फ्लोर से अभी तुम किसी के घर में जा रहे हो, किसी के अपार्टमेंट में जा रहे हो, दैट अपार्टमेंट इटसेल्फ इज गोइंग टू बी सब शेल। समझ में आता है? इस तरह से तुम कैटेगराइजेशन कर सकते हो। सो विच एवर इज कन्वीनियंट टू यू। आई थिंक बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल इज फाइन, इजंट इट। तो ये जो बिल्डिंग है, मेरी जो बिल्डिंग है, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज द शेल। ऐसे काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, इजंट इट। सो मैं ये शेल में रह रहा हूँ, इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, दैट इज माई क्वांटम नंबर n, ठीक है। तो जो भी बिल्डिंग का नंबर रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ दिस शेल, ओके। और इसके बारे में तुमको ऑलरेडी मालूम है, सिर्फ गलत मालूम था इसके पहले, हम अभी थोड़ा उसको सही कर रहे हैं, ओके। सारी चीज़ें गलत नहीं थी, सिर्फ गलत तरीके से बताया गया था अप टू 10th, अभी हम उसको सही कर रहे हैं। तो n की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 1 2 3 4। देखो अपन ने काय के बारे में बोला था, श्रोडिंगर इक्वेशन से 4 क्वांटम नंबर्स आए, तो नंबर्स ही आएंगे ना, लेटर्स तो नहीं आने वाले, बराबर है ना। तो नंबर्स आए, क्वांटम नंबर्स। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा था, उनकी वैल्यूज़ क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। और इन्हीं नंबर्स को हमने लेटर्स दे दिए, KLMNOPQR। किसी को ये डाउट आता है कि व्हाई स्टार्टेड विथ K, व्हाई नॉट A? एनीबडी नोज व्हाई दिस इज डन? इसके पीछे बहुत ही सिंपल लॉजिक है, ओके। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमको आगे जाके पता चलता है कि वी वर रॉन्ग, ओके, वी वर रॉन्ग, दिस इज एक्चुअली नॉट द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज एक्चुअली फोर्थ ऑर्बिट, देन दिस बिकम्स फिफ्थ, this becomes 6, this becomes 7, so on and so forth. It's possible, right? What if we were wrong? So what do you do then? Isn't it? तो इन्होंने कुछ लेटर्स छोड़ के चालू किया. This is basically like a buffer. अगर गलत है तो we have some letters to play with to go back and correct. समझ में आया? अगर A से चालू करते तो we need to, so it becomes a difficult situation. समझ में आ गया? Understood है? So that's the reason why they did this. So remember, अगर पता चलता तो we didn't actually had to change the letters. हमको सिर्फ नंबर चेंज करने पड़ते, which was okay, you know, just needed to change the numbers, right? तो but letters वैसे के वैसे we could still teach kids about the principal quantum number without actually messing their head up. समझ में आ गया? That's why we started with K. Okay. All right. For a single electron system, energy of the electron in the nth energy level is given by similar or familiar Bohr equation, जो अपन देखा है basically. So you get the same energy levels. There is no doubt about it. लेकिन जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, ओके, वैसे वैसे अपन क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं. ये अपन ने बोर थ्योरी में भी देखा था, ओके. तो n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी, ओके. रेडियस बढ़ती जाएगी और एनर्जी जो है वो डिक्रीज होते जाएगी जैसे जैसे अपन, सॉरी, एनर्जी इंक्रीज होते जाएगी, व्हाट आई एम सेइंग, द वैल्यू डिक्रीज होती है इनफैक्ट, बट द एनर्जी इटसेल्फ एक्चुअली इंक्रीजेस अप टू 0 एंड दैट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 0, ठीक है ना. द सेकंड क्वांटम नंबर, ठीक है. अब देखो सेकंड क्वांटम नंबर जो है अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको अपन L से इंडिकेट करते हैं, ये हमको एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताता है. रिमेंबर, बोर ने ऑर्बिट को डिफाइन करने के लिए यही प्रिंसिपल यूज़ किया था कि कौन से ऑर्बिट्स पॉसिबल है. वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है जहाँ पे एंगुलर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, बराबर है. ये बोर ने यूज़ किया था. व्हाट वी आर डूइंग इज we are discussing it as a quantum number and that indicates the angular momentum of the electron. जो भी अलग अलग एंगुलर मोमेंटा पॉसिबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन का कौन सा एंगुलर मोमेंटम है, समझ में आया ना. सो दैट इज द मोशन वी आर टॉकिंग अबाउट इन अजीमुथल क्वांटम नंबर, ओके. द हायर द वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू हायर एंगुलर मोमेंटम. ज़्यादा अगर आ रही तो ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम है, और इट एक्चुअली इंडिकेट्स सब शेल. समझ में आया ना. सो क्या इंडिकेट कर रहा है ये, सब शेल. मतलब कि शेल है विच इज इंडिकेटेड बाय n, देन यू हैव L विच इंडिकेट्स सब शेल. शेल के अंदर सब शेल है,
ओके अंदर बोलना भी गलत है एक्चुअली, देर इज़ नो अंदर बाहर इस केस में, बिकॉज देर आर नो शेल्स, जस्ट एनर्जी लेवल्स. ओके सो बेसिकली ये लेवल पे देर आर ये है बेसिकली, इफ़ यू थिंक अबाउट इट लाइक अ बिल्डिंग, ठीक है ना. सो ये अपना शेल हो गया. अब मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ मान लो, तो इफ़ आई एम लिविंग ऑन अ 5th फ्लोर, तो दैट 5th फ्लोर इज़ द शेल. ग्राउंड फ्लोर इज़ द फर्स्ट शेल, देन द सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, 5th शेल, ठीक है ना, इस तरह से. तो दीज आर बेसिकली सब शेल. अंडरस्टूड है. जो फ्लोर्स की बात है, दिस वुड इंडिकेट फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग. ओके और शेल क्या इंडिकेट कर रहा है, पूरी की पूरी बिल्डिंग. ओके इसकी जो वैल्यू है एल की, दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन, देखो यहाँ पे अपन ने अभी तक वैल्यू की बात नहीं की है, इसकी जो वैल्यू है वो एन के ऊपर डिपेंड करती है. समझ में आया ना. एन क्या डिसाइड करेगा, एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या डिसाइड करेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. समझ में आया क्या. सो ये जो वैल्यूज़ है ये डिपेंड कर रही है, इसकी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसकी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड कर रही है. क्लियर है. एंड इट मेक सेंस बेसिकली. जैसे अगर आप मेरे अपार्टमेंट का अगर नंबर देखो तो 503 बोल देता हूँ. दैट इज़ नॉट द रियल अपार्टमेंट नंबर, आई एम जस्ट मेकिंग दैट अप. 503 इसका मतलब क्या है कि ये है 5th फ्लोर और ये है अपार्टमेंट नंबर. ओके अपार्टमेंट नंबर आई कैन राइट 513. सो अगेन 5th फ्लोर पे 13th अपार्टमेंट, इजंट इट. तो इसकी जो वैल्यू है इसके ऊपर डिपेंड करेगी. ओके यहाँ पे नहीं करेगी ऑब्वियसली, बिल्डिंग के इसमें नहीं करेगी, बट यहाँ पे करेगी. ठीक है. और मैं आगे जाके बिल्डिंग का ही एग्जांपल लेके तुमको समझा के बताऊंगा किस तरह से. अगर मान लो मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, ठीक है ना, एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं एक बिल्डिंग डिज़ाइन करता हूँ जिसमें मैं क्वांटम नंबर के प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहा हूँ, क्वांटम थियरी के प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहा हूँ, तो बिल्डिंग कैसी दिखेगी, ठीक है ना, तो वो मैं तुमको आगे दिखा दूंगा. तो वैल्यू देखो एल की कैसे निकालते हैं. एल की वैल्यू जो है ये होती है 0 से लेके 0 1 2 3 से लेके n-1 तक. ठीक है, अच्छे से समझ लो इसको. एल की वैल्यू काय के ऊपर डिपेंड कर रही है, n के ऊपर. अगर मान लो n = 3, क्या मान रहे हैं अपन, n = 3, इसका मतलब क्या होगा, थर्ड शेल है, इजंट इट. ये थर्ड शेल की बात कर रहे हैं अपन. अब थर्ड शेल में सब शेल कितने हैं, कितने सब शेल है, तो वो देख रहे हैं अपन. तो देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, एल की कितने सब शेल है, 0 1, कब तक करना है मेरे को, n-1 तक, मतलब कि 3 - 1 = 2 तक मेरे को खींचना है इसको. तो ये हो गए इसके 2, ठीक है ना. मतलब थर्ड शेल पे कितने सब शेल है, 0 1 and 2. 0 is a number, it's not mathematical thing, it's just a number. 0 is a number, it's a quantum number. 0 क्या है, क्वांटम नंबर है. 1 2 3 ये जितने भी नंबर आते हैं ये सारे के सारे क्वांटम नंबर्स है. अगर मान लो n = 5 लेता हूँ मैं, ठीक है, 5th शेल है. बताओ इसके अंदर कितने सब शेल है, फटाफट बताओ इसके अंदर कितने सब शेल है. ओके सो इसमें कितने सब शेल आएंगे, 5 सब शेल आएंगे, इंक्लूडिंग 0 विच इज़ ऑल्सो अ क्वांटम नंबर. सो 5 नंबर्स आ रहे हैं इसमें 0 से लेके 4 तक. सो देर आर 5 सब शेल. ऑलराइट, सो लेट्स टेक दिस n = जस्ट टेक 5 अगेन. ठीक है, कि हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि इसमें 5 सब शेल है. तो इसमें इसमें 5 सब शेल आएंगे, इस शेल में 5 सब शेल है. सो 5 सब शेल कौन से रहेंगे, एल की वैल्यू बता रहे हैं अपन, 0 1 2 3 4. दीज आर द 5 सब शेल्स. जो हमारे क्वांटम नंबर्स है, ओके, एल के, उसको मैंने लेटर्स दे दी. ये एस है, ये पी है, ये डी है, एफ है, जी एच आई, इस तरह से मैं इनको letters दे दिए. एंड these are the subshells that I use to classify the elements. Okay, hopefully this is clear. Yes, okay, very good question. ठीक है ना. क्वेश्चन ये है कि SPDF तो है ही है पीरियोडिक टेबल में, तो फिर G भी होगा, H भी होगा, है ना, पीरियोडिक टेबल में है, लेकिन उसमें कोई एलिमेंट नहीं है. दिस आर एम्प्टी. क्योंकि होता क्या है कि व्हेन बाय द टाइम वी रीच टू 118th एलिमेंट, ओके, द होल थिंग बिकम्स वेरी अनस्टेबल.
क्योंकि इट बिकम्स अ वेरी हेवी एलिमेंट, और हेवी एलिमेंट जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं. सो इट इज़ प्रिडिक्टेड कि 118 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स है ये होंगे ही ऑब्वियसली, ठीक है ना. बट दे आर गोइंग टू बी वेरी अनस्टेबल एंड नो बडी इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू मेक देम एटलीस्ट नाउ. ओके, हमने 118 तक एलिमेंट तो सिंथेसाइज कर लिए हैं. इवन जो लास्ट वाले जो फ्यू एलिमेंट्स थे दे आर सो अनस्टेबल कि वी बेसिकली मेड लाइक फ्यू एटम्स एट अ टाइम. ओके, मतलब इनके क्या बनाया हमने, 4-5 एटम बना दिए एंड दे डिसइंटीग्रेटेड वेरी क्विकली. हमको सिर्फ डेटा मिला, वी नेवर वर एबल टू स्टोर इट और शो इट टू एनीबडी, किसी को दिखा भी नहीं सके, इतने जल्दी ये डिसइंटीग्रेट हो गए. सिर्फ हमको ग्राफ्स मिले, प्लॉट्स मिले, और उन ग्राफ और प्लॉट से हम बता सकते थे कि हमने ये एलिमेंट सिंथेसाइज किए थे, ठीक है ना. बट दे आर सो अनस्टेबल दैट दे डिसइंटीग्रेट. तो जो उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स रहेंगे दे आर गोइंग टू बी इवन मोर अनस्टेबल, सो दे वोंट नेचुरली एग्जिस्ट. मोस्ट ऑफ द जो नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं अपने पीरियोडिक टेबल में, दे डोंट एक्चुअली नेचुरली एग्जिस्ट. 92 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट आते हैं जिसको अपन पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं, ओके, दे डोंट एग्जिस्ट नेचुरली, उनको बनाया जाता है सिंथेटिकली. ऑलराइट, नेचुरली दे डोंट एग्जिस्ट, तो उनको बनाया जाता है. सो उसी तरह से ये भी एलिमेंट बना सकते हो. तो यू कैन एक्चुअली हैव, यू कैन मेक GHI, कोई भी शेल के एलिमेंट्स तुम बना सकते हो, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द अनस्टेबिलिटी इशू. क्लियर है क्या? अंडरस्टूड है क्वेश्चन? सॉरी, आंसर समझ में आ गया? देखो, सो नहीं, डिस्कवर नहीं हुए हैं अभी तक, एंड मोस्ट लाइकली दे विल नॉट एवर बी एबल टू डिस्कवर्ड. इट्स वेरी अनलाइकली. ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल बोल रहा हूँ मैं, इट्स वेरी अनलाइकली कि 118 के बाद वाले 119 वाला एलिमेंट का आएगा, फिर एस ब्लॉक में आएगा. इट्स गोइंग टू बी वेरी रिएक्टिव, इट्स नॉट गोइंग टू बी एबल टू, वी विल मे बी बीच वाला कोई एलिमेंट हो सकता है स्टेबल इनफ, क्या इसको बना सकते हैं अपन, मे बी. ओके, बीच वाला कोई एलिमेंट, नॉट एग्जैक्टली 119, बट लेट्स समथिंग समथिंग फर्दर डाउन, कोई डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक वाला एलिमेंट नेक्स्ट इसका ये डिस्कवर हो सकता है, बट इट्स वेरी अनलाइकली. सो रिमेंबर, इफ n इज इक्वल टू 1, तो इसमें ये फर्स्ट शेल है, इसमें एक ही शेल है, कौन सा? 0. इस शेल का नंबर ही 0 है. देर इज नो 0 शेल, रिमेंबर 0 शेल नहीं है. ओके, 0 नंबर का शेल है, एक शेल है, सब शेल. समझ में आया ना? सो व्हेन n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0. समझ में आया? व्हेन n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0 and 1. अंडरस्टूड है? ऑलराइट, जो भी सब शेल है उसको मैं nl से इंडिकेट करता हूँ, ठीक है. रिमेंबर, दिस इज n नंबर, ठीक है ना. इसको मैं KLMN ऐसा भी बोल सकता हूँ, बट वी डोंट एक्चुअली यूज़ इट. 10 तक अपन ने यूज़ किया, अभी अपन इसको यूज़ नहीं करते. KLMN वाला जो है ये, वो यूज़ नहीं करते. बट 0 जो है दैट इज़ S. ओके, 0 वाले जितने भी रहेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, जितने भी है उसको क्या बोलेंगे? S. ओके, 1 वाले जितने भी आएंगे उसको क्या बोलेंगे? P. 2 वाले जितने भी नंबर आएंगे उसको क्या बोलेंगे? D. और 3 वाले जितने भी आएंगे उसको क्या बोलेंगे? F. 4 वाले G, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. समझ में आया क्या? 5 वाला H. ओके, तो हमने क्या किया है, ये जो नंबर्स है इनको हमने लेटर्स असाइन किए हैं. समझ में आया ना? S, P, D, F, G, H. तो देखो किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है एलिमेंट का. मैं एटलीस्ट पूरा नहीं बता रहा हूँ अभी, जस्ट गोइंग टू गो ओवर अ लिटिल थिंग. ये पोर्शन जो है, नेक्स्ट वाला जो पोर्शन आ रहा है, मतलब यहाँ से लेके जो पोर्शन अपन करेंगे ये अपन स्लोली करेंगे ताकि सबको अच्छे से समझ में आए, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मैं चाहता हूँ कि सब लोग अच्छे से ध्यान से सुनो. ओके, सोए हो तो जागो, खा रहे हो तो रुको. ओके, और इधर ध्यान दो, बिकॉज दिस इज़ समथिंग इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, आगे का केमिस्ट्री आसान. नहीं अंडरस्टूड है तो फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत जाएगा तुमको. ओके, इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट. हम लोग n की वैल्यू लेते हैं और l की वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना. सो लेट्स से n की वैल्यू आ रही है, n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, 0 नहीं हो सकती. 0 शेल नहीं हो सकता, पहला शेल होगा. n की वैल्यू क्या होगी? 1. अब यहाँ पे l की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी 0 and 0. बस 0 से लेके है ना n-1 तक लेके जाना है अपने को, इजंट इट? ये क्या होगा? n-1 l की वैल्यू, तो इसेंशियली 0. और इसको अपन लेटर देते हैं
कौन सा लेटर देते हैं यहाँ पे, इसको अपन बोलेंगे इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे फाइन आई थिंक, इज इक्वल टू एस। ठीक है, अब मान लो मेरे पास सेकंड शेल है, सेकंड शेल, ठीक है, इसमें कितने सब शेल रहेंगे, 2, बराबर है। उनके क्या क्या नंबर रहेंगे, 0 and 1। ओके, ये सेकंड शेल में 2 सब शेल है। ठीक है, ये कौन सा शेल है, सब शेल है, ये S, ये कौन सा है, P। मतलब सेकंड इसमें 2 सब शेल है, एक है S, एक है P। सेकंड में S भी है और एक एडिशनली अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो हैव P। 3 अगर है, ओके, तो 3 में कौन से रहेंगे, 0, 1 and 2, बराबर है। 0, 1 and 2 ये रहेंगे थर्ड में। सो 0 कौन सा है, S है, 1 कौन सा है, P है, सेकंड कौन सा है, D है। तो थर्ड में यू गेट S, P and D। थर्ड में कितने सब शेल है, 3। नंबर क्या क्या है उनके, 0, 1 and 2। इनके नाम क्या है, S, P, D। उसी तरह से अगर मान लो n की वैल्यू आती है 4, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 and 4, सॉरी 0, 1, 2 and 3, एक ज़्यादा चले गया हमें। इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे, 0 को S, P, D, F। ठीक है ना, क्लियर है, S, P, D, F। ठीक है ना, तो ये तुमको ध्यान में रखना है बेसिकली। 0 को S, 1 को P, 2 को D, 3 को F। ये इसलिए है कि जब भी अपन कैलकुलेशन करते हैं तो हम लेटर्स यूज़ नहीं कर सकते। SPDF का हमारे ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं है। ओके, क्वांटम थ्योरी में इसका कोई मतलब नहीं है। वी डोंट, हम लोग इसको लेके कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या लगेंगे, नंबर्स। तो जब भी अपन कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं, ओके, क्वांटम नंबर्स से ही कैलकुलेट उसको करते हैं, तभी क्वांटम थ्योरी सेंसिबल है। लेटर्स तो हमने हमारे कन्वीनियंट के लिए दे के रखा है। ओके, जो लेटर्स है ये हमने हमारे कन्वीनियंट के लिए दे के रखा है। इट्स बेसिकली लाइक हर आदमी के पास आधार कार्ड होना चाहिए, वही उसकी पहचान है। तो नाम की तो ज़रूरत नहीं है ना, नाम तो हमने हमारे कन्वीनियंट के लिए दे के रखा है। इनफैक्ट नाम को आधार कार्ड के साथ कनेक्ट किया, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट आई एम सेइंग इज द नंबर्स इन क्वांटम थियरी आर द की, दिस क्वांटम नंबर्स। ओके, लेटर्स जो उसके साथ एसोसिएटेड है ये हमारे हम कन्वीनियंस, ताकि हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। अगर मान लो यू हैव क्वांटम नंबर 5, तो यहाँ पे कौन से आएंगे, 1, 2, 3 and 4, और यहाँ पे रहेगा S, P, D, F, G, so on and so forth। ओके, तो देखो कितने ऑर्बिटल्स, कितने सबशेल्स आ रहे हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इज दिस सेंसिबल, सब समझ में आया क्या? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट। क्लियर है ना? अब तुमको उल्टा भी वर्कआउट करते आना चाहिए कि अगर मान लो मैं लिखता हूँ 3D, ये लिख रहा हूँ मैं, तो ये इनके क्वांटम नंबर्स क्या है, n इज इक्वल टू कितना रहेगा और l इज इक्वल टू कितना रहेगा, बताओ भी फटाफट। n इज इक्वल टू कितना और l इज इक्वल टू कितना? ओके, सो l इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2। ओके, सो SPD, ओके, सो थर्ड आ रहा है SPD, एंड सो इट्स बेसिकली 0, 1, 2, तो दैट इज 2। क्लियर है? अगर मैं 5G लिखता हूँ तो बताओ n इज इक्वल टू, और n इज इक्वल टू 5 एंड g इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 4। राइट, समझ में आ रहा है ना कि सिर्फ बता रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब ऑब्वियसली जो आंसर दे रहे, आई वांट यू टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट। ऑलराइट, 0, 1, 2, 3, 4, ओके, S, P, D, F, sorry, F and G, that is basically your answer। ओके, सो 4 जो आ रहा है, सो समझ में आ रहा है ना, 5 जो, तो इस तरह से जब अपन लिखते हैं, सो यू शुड बी वेरी मतलब इट शुड बी वेरी स्पॉन्टेनियस। ओके, सो जैसे 1S लिख रहा हूँ, तो जो नंबर्स आ रहे हैं दैट इज़ 1, और S जो आ रहा है दैट इज़ 0। ओके, सो 1 and 0 आ रहा है। 2S लिखता हूँ मैं, तो ये हो गया 2 and 0। 3S लिख रहा हूँ तो अगेन, सॉरी 3S अगर लिख रहा हूँ, सो 3 and 0, सो यहाँ पे S की वैल्यू हमेशा 0 ही आ रही है। ओके,
ऑब्वियसली 1p ये होता ही नहीं है, ओके क्यों नहीं होता ये आगे पता चलेगा अपने को। सो पहला जो p आता है दैट इज सेकंड में आता है, ओके सो ये सेकंड में आ रहा है 2p, ओके 2p। तो यहाँ पे सेकंड शेल है, p की वैल्यू 1 है, ओके वैसे ही 3p भी हो सकता है, सो 3 1, ओके 4p हो सकता है 4 1, क्लियर है। वैसे ही अगर मैं d देखूँ तो d कहाँ से शुरू होता है, ओके 3d, ओके 1d नहीं होता, 2d नहीं होता, और सीधा सीधा अपन स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम 3d। 3d इसमें n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2, ठीक है। 4d अगर लेता हूँ तो 4 एंड 2, सो इस तरह से ये बिल्ड कर रहे हैं अपन, क्लियर है, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वी डोंट एक्चुअली हैव लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट, और बीच में अगर छोड़ देंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा, ओके सो विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ इट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। अगर कोई डाउट नहीं है तो यू गाइस कैन लीव, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।